हमारे पास आज जो स्रोत है वो एक ऐसी लाइन से शुरू होता है जो सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी। पाना था जो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ये लाइन अल्टीमेट अटेनमेंट, पीस, ग्रैटिट्यूड एंड इक्वानिमिटी नाम के दस्तावेज से है। और ये सवाल आज के दौर में मुझे लगता है और भी ज़रूरी हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, मतलब पैसा, शोहरत, सफलता, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं खाली महसूस करते हैं। तो ये पालिया वाली अवस्था आखिर है क्या? क्या ये कोई बैंक बैलेंस है, कोई पद, या मन की कोई और ही स्थिति है? तो आज की इस चर्चा में हम इसी अवस्था की परतों को खोलेंगे। हम स्रोत के आधार पर समझेंगे कि ये अवस्था असल में महसूस कैसे होती है, इसके अलग अलग पहलू क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, क्या हमारी रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तक पहुंचने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी हैं। चलिए इस खोज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पाना था जो पालिया वाली स्थिति आखिर है क्या? ये किसी वर्ल्ड कप जीतने या कोई बड़ा बिजनेस डील क्रैक करने जैसी फीलिंग तो नहीं लगती? वो उत्साह तो कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसे किसी बाहरी जीत से नहीं, बल्कि एक आंतरिक पूर्णता, एक एक कंप्लीशन की भावना से जोड़ता है। हाँ, कंप्लीशन। हाँ, ये वो एहसास है जब जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो गई हो। ये मन और बुद्धि की एक ऐसी गहरी शांति और ठहराव की अवस्था है जिसके बाद कुछ और पाने की दौड़ वो खत्म हो जाती है। अच्छा। ये मंजिल पर पहुंचने जैसा नहीं, बल्कि यह समझ जाने जैसा है कि आप यात्रा का आनंद लेने के लिए आजाद हैं, मंजिल की चिंता के बिना। ये सुनने में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब अगर किसी ने ये अवस्था हासिल कर भी ली तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्या वो हर समय बस मुस्कुराता रहता है? हाँ, मुस्कुराने से ज्यादा उसके अंदर एक ठहराव दिखाई देगा। स्रोत कहता है कि ये अवस्था हर किसी में अलग अलग स्तर पे दिख सकती है, लेकिन इसके कुछ मुख्य पहलू हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत ने इसे समझने के लिए 5 आयामों में बांटा है: भावनात्मक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। 5 आयाम। जी, और ये अलग अलग हिस्से नहीं हैं। आप समझिए कि ये एक ही हीरे के अलग अलग पहलू हैं जो एक साथ चमकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन पहलुओं को समझते हैं। भावनात्मक स्तर पर ऐसा इंसान कैसा महसूस करेगा? क्या वो भावना शून्य हो जाता है? नहीं, भावना शून्य बिल्कुल नहीं, बल्कि वो भावनाओं का मालिक बन जाता है। मालिक बन जाता है, हाँ। भावनात्मक रूप से व्यक्ति गहरी शांति और संतोष महसूस करता है। अब कोई चीज पाने की बेचैनी या वो जो एक लालसा होती है वो नहीं रहती। भविष्य को लेकर जो एक अनजाना डर या एंग्जाइटी होती है वो खत्म हो जाती है। जो कुछ भी जीवन ने दिया है उसके लिए एक गहरी कृतज्ञता, एक ग्रैटिट्यूड का भाव होता है। और जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश की बजाय उसके प्रति एक गहरी स्वीकृति, एक एक्सेप्टेंस होती है। और बौद्धिक स्तर पर स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है कि विचारों की अंतहीन दौड़ थम जाती है। एक मिनट, क्या ये सच में संभव है? मेरा मतलब है, दिमाग का तो काम ही है सोचना। क्या इसका मतलब है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत ये नहीं कहता कि विचार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अच्छा। बल्कि आप उन विचारों के ट्रैफिक में फंसना बंद कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देख रहे हैं। हर गाड़ी के पीछे भाग नहीं रहे। विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं, पर उन पर प्रतिक्रिया देने या ना देने की आज़ादी बढ़ जाती है। सही है। बौद्धिक स्तर पर एक जबरदस्त स्पष्टता, एक क्लैरिटी आ जाती है। जीवन के बड़े सवालों के जवाब मिल चुके होते हैं, इसलिए बुद्धि शांत रहती है। और मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर होता है? मानसिक रूप से मन एक झील की तरह शांत और स्थिर हो जाता है। अब कोई कंकड़ फेंक कर उसमें लहरें नहीं उठा सकता। मतलब जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कोई तारीफ कर रहा है, कभी कोई बुराई, इन सब से व्यक्ति को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। वो अपनी भावनाओं और विचारों को बस एक साक्षी की तरह देख पाता है, उनसे जुड़कर बह नहीं जाता। स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक आयाम सबसे गहरा है। इसमें क्या होता है? स्रोत के मुताबिक आध्यात्मिक स्तर पर आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन होता है। ये एक आहा मोमेंट जैसा है। आहा मोमेंट? हाँ, ये वो पल है जब आपको गहराई से एहसास होता है कि आप अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी भावनाएं या यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं है। ये सब चीजें हैं जो आपके साथ हो रही हैं।
आप तो वो है जो इन सबको अनुभव कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह जिस पर जिंदगी की फिल्म चल रही है। सही है। स्क्रीन पर चाहे कॉमेडी चले या ट्रेजेडी, स्क्रीन वही की वही रहती है। मैं का भाव यानी ईगो बहुत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका काम और बेहतर हो जाता है। अच्छा। व्यवहारिक रूप से व्यक्ति हर काम को पूरी कुशलता और शांति से करता है, क्योंकि उसे परिणाम की चिंता या असफलता का डर नहीं सताता। उसके रिश्ते दिखावे के नहीं, बल्कि गहरे स्नेह और समझ पर टिके होते हैं। उसकी जीवन शैली बहुत सरल हो जाती है, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। सही है। और जीवन का मुख्य उद्देश्य मेरे लिए क्या है से बदलकर मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ हो जाता है, यानी निस्वार्थ सेवा। ठीक है। तो ये 5 आयाम हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं। स्रोत में इन सबके मूल में 3 कॉन्सेप्ट्स पर बहुत जोर दिया गया है: आत्म साक्षात्कार, कृतज्ञता और द्वंद्वों से मुक्ति। चलिए आत्म साक्षात्कार से शुरू करते हैं। आपने इसे स्क्रीन का उदाहरण देकर समझाया, पर ये होता कैसे है? आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने असली स्वरूप को जानना। ये समझना कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि वो चेतना हूँ जो इन सबको अनुभव कर रही है। ये अहंकार के उस भ्रम का टूटना है जो हमें बताता है कि हम दुनिया से अलग एक इकाई हैं। स्रोत के अनुसार व्यक्ति ये जान जाता है कि उसका अलग अस्तित्व केवल मन की उपज है। वो खुद को सत यानी एग्जिस्टेंस, चित यानी कॉन्शियसनेस और आनंद यानी ब्लिस इसके रूप में अनुभव करता है। तो आत्म साक्षात्कार की बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोत इसमें कृतज्ञता को इतना महत्व क्यों देता है? ये तो एक सामान्य भावना लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत बताता है कि कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि ये आत्म साक्षात्कार का एक प्रैक्टिकल टूल है। एक टूल? हाँ। जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होते हैं, अच्छी या बुरी, तो आप धीरे धीरे अपने अहंकार से दूर हटते हैं। अच्छा। आप ये महसूस करने लगते हैं कि जीवन आपको कुछ दे रहा है, बजाय इसके कि मैं कुछ हासिल कर रहा हूँ। ये मैं का भाव कमजोर होना ही तो आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। कृतज्ञता हमें ये एहसास दिलाती है कि हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, अकेले नहीं। वाह, ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है। तो आत्म साक्षात्कार हमें बताता है कि हम कौन हैं, और कृतज्ञता हमें सिखाती है कि दुनिया को कैसे देखें। लेकिन जिंदगी तो फिर भी हम पर सुख दुख फेंकेगी। यहीं पर श्रुत का तीसरा स्तंभ, द्वंद्व से मुक्ति, काम आता है। ये एक तरह का इमोशनल कवच है ना? कवच से भी बेहतर शब्द है संतुलन। इसका मतलब है जीवन के उतार चढ़ाव को एक न्यूट्रल नजरिए से देखना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। किसी पोस्ट पर हजारों लाइक्स आते हैं और किसी पर ट्रोलिंग होती है। सही बात है। द्वंद्व से मुक्ति का मतलब है कि आप इन दोनों को बस डेटा की तरह देखें, अपनी पहचान का सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा। आप पोस्ट बनाने वाले हैं, लेकिन आपकी कीमत उन लाइक्स या कमेंट से तय नहीं होती। आप बस एक साक्षी हैं जो देख रहा है कि क्या हो रहा है। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित न होना और दुख में पूरी तरह बिखर न जाना। बिल्कुल, यही संभाव है। और इसकी चाबी है अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सब हासिल किया जा सकता है? क्या स्रोत हमारी रोज की जिंदगी में इन्हें उतारने का कोई तरीका बताता है? हाँ, और यही इस स्रोत की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक करने लायक अभ्यास भी बताता है। अच्छा। आत्म साक्षात्कार के लिए स्रोत 2 अभ्यास सुझाता है। पहला है मैं कौन हूं की आत्म जांच यानी सेल्फ इंक्वायरी। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, जैसे गुस्सा या खुशी, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, इस अनुभव को महसूस करने वाला मैं कौन है? जब मन कहे मैं दुखी हूं, तो खुद से पूछना है, क्या मैं दुख हूं या दुख को जानने वाला हूं? यह अभ्यास धीरे धीरे हमें हमारे विचारों और भावनाओं से अलग करता है और हमें साक्षी के रूप में स्थापित करता है। और दूसरा अभ्यास? दूसरा है 10 मिनट का साक्षी ध्यान, विटनेसिंग मेडिटेशन। रोज सुबह बस शांत बैठकर अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं और मन में आ जा रहे विचारों को बिना रोके टोके, बिना जज किए बस देखना है। जैसे स्टेशन पर बैठकर ट्रेनें देख रहे हो। बिल्कुल, जैसे आप स्टेशन पर बैठकर ट्रेनें देख रहे हो। कोई ट्रेन अच्छी है, कोई बुरी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप बस दर्शक हैं। इससे मन की चंचलता कम होती है और आप अपनी असली चेतना से जुड़ पाते हैं।
कृतज्ञता डायरी का आइडिया तो बहुत सुना है, पर अक्सर लोग 2-4 दिन करके छोड़ देते हैं। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है कि इसे आदत कैसे बनाया जाए? हाँ, स्रोत एक दिलचस्प सुझाव देता है। वो कहता है कि शुरुआत में बड़ी बड़ी चीजों के बारे में मत सोचिए, जैसे मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूँ। ये कभी कभी बहुत बड़ा और अमूर्त लग सकता है। बस अपनी सबसे साधारण चीजों पर ध्यान दें। जैसे आज मुझे सुबह की चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा, या मेरे बिस्तर पर कंबल बहुत आरामदायक था। जब आप इन छोटी ठोस चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं तो दिमाग को आभार खोजने की आदत पड़ जाती है और ये बोझ नहीं लगता। और कृतज्ञता के लिए कोई और अभ्यास? हाँ, एक और बहुत शक्तिशाली अभ्यास है ग्रैटिट्यूड पॉज, यानी ग्रैटिट्यूड पॉज। ये क्या है? कुछ भी खाने या पीने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें। ये सोचें कि ये खाना या पानी आप तक कैसे पहुंचा। किसान की मेहनत, ट्रांसपोर्ट। हाँ, बनाने वाले का समय। ये छोटा सा पॉज उस साधारण क्रिया को भी एक पवित्र अनुभव बना देता है। और द्वंद्वों से मुक्ति के लिए क्या अभ्यास है? वो सोशल मीडिया वाला उदाहरण तो बहुत अच्छा था, पर असल जिंदगी में जब बॉस चिल्ला रहा हो या कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, तब न्यूट्रल रहना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, इसीलिए अभ्यास की जरूरत है। इसके लिए स्रोत समानता का अभ्यास करने को कहता है। अच्छा। जब भी कुछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मन में एक वाक्य दोहराएं, यह भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। स्रोत कहता है कि जब कोई तारीफ करे तब भी यही सोचना है, और जब कोई आलोचना करे तब भी। वाह, ये भी गुजर जाएगा। ये सुनने में जितना सरल है, करना उतना ही मुश्किल होगा। जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तब ये सोचना कि ये भी गुजर जाएगा, इसके लिए तो बहुत ज्यादा आत्म जागरूकता चाहिए। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुशी महसूस न करें या दुख को दबा दें। इसका मतलब है कि आप उस भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप जानते हैं कि ये एक लहर की तरह है जो आएगी और चली जाएगी। ये अभ्यास आपको भावनाओं का सरफर बना देता है, जो लहरों पर सवारी करता है, उनमें डूबता नहीं। धीरे धीरे परिणाम से अनासक्ति विकसित होने लगती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पाना था जो पा लिया कि ये अवस्था कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक समझ और शांति की स्थिति है। यह जिंदगी के खेल के नियमों को पूरी तरह से समझ लेने जैसा है, जिसके बाद आप खिलाड़ी तो रहते हैं लेकिन हार जीत के तनाव से मुक्त होकर खेलते हैं। एकदम सही। स्रोत इसे जीवन की परम उपलब्धि कहता है, जो किसी बाहरी दौलत या उपाधि से नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान से मिलती है। सही। यह एक ऐसी अवस्था है जो बाहर से शांत और भीतर से आनंदपूर्ण होती है। यह खोज का अंत है और एक नए सहज जीवन की शुरुआत है। यहाँ हम